तो बेटा ये चैप्टर 10 सॉल्यूशन इन क्लॉइड्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इसकी डेरिवेशन है, उसके बाद इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हमें देखना है, तो ज़रा उसको समझते हैं। तो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट असल में एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था राउल्ट, उसने ये लॉ पेश किया, ये कानून पेश किया, तो राउल्ट का कानून या राउल्ट्स लॉ उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट या फ्रेंच साइंटिस्ट FM राउल्ट। तो इसको जो साइंटिस्ट ने पेश किया इस लॉ को, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। फ्रेंच से मुराद सिंपल ये कि वो फ्रांस में पैदा हुआ, फ्रांस में पैदा होने वाले केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था FM राउल्ट। उसने ये लॉ पेश किया, क्यों? टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 5। वेपर प्रेशर, हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो लिक्विड जब वेपराइज होता है तो उसका अपना एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो हम जानते हैं प्योर लिक्विड का, लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे, चूँकि सॉल्यूशन एंड कोलॉइड है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में FM राउल्ट ने बताया था। जैसे पानी है, पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा वाटर का, ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा रखा है। लेकिन पानी में अगर 2 चम्मच नमक घोल दिया जाए, अब उसका वेपर प्रेशर वो नहीं रहेगा जो पहले था। तो अब उसको जो फिर जो है राउल्ट्स लॉ ने उसको स्टडी किया था, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ की, ठीक है। क्या कहता है कि अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं 2 चीज़ों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर, लेकिन जो सॉल्यूट हो वो कैसा हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, मतलब जो वोलेटाइल ना हो, जो हवा में उड़ ना जाए, वेपराइज ना हो। और जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो? वो वोलेटाइल हो, मतलब तभी तो उसका वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर, जब हम सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज़्यादा ही हमारा मोल फ्रैक्शन जो वो, जितना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा। अभी इसको एक डायग्राम से समझे ज़रा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 2 बीकर ले लिए, ये बीकर नंबर 1 सबसे पहला बीकर ये, इसमें हमने क्या लिया, इसमें क्या मौजूद है? वैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मौजूद है, इसमें सिर्फ H2O है, वाटर है, वाटर के सिवा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन सॉल्यूट इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट डाला हुआ है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जिसका नाम हम B दे देते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स उनको B का नाम दे देते हैं, या सॉल्वेंट को ही, ये सबको हम B नहीं कहते हैं, सॉल्वेंट को हम कैपिटल B सिर्फ कह देते हैं कि एक सॉल्वेंट कैपिटल B है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वो वेपराइज हो जाएंगे, वेपराइज होंगे तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर निकलेगा। अब वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, उसको हम P, उसके ऊपर नॉट लगा देंगे, P0 से इसको हम शो कर सकते हैं, P0। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट है ये उसका वेपर प्रेशर है, उसकी वैल्यू कितनी भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, फिक्स टेम्परेचर पर मान लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर जो P0 की वैल्यू आ रही है ये 23 टोर आ जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं 23 टोर आ जा रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमने सेकंड बीकर में क्या किया? इसके अंदर हमने NaCl ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें आपको B तो दिख रहा है, B के मॉलिक्यूल जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं, दीज आर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और साथ में रेड कलर के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, उसको हम A कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। इसमें एक हमारे पास सॉल्यूट होगा, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को हम लोग कैपिटल A कह देते हैं, सॉल्वेंट का हम लोग कैपिटल B कह देते हैं। अब जो सॉल्यूट हमारे पास है वो कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मिसाल के तौर पे हमने इसमें A जो लिया है उसमें हमने क्या ले लिया? NaCl ले लिया है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये वोलेटाइल नहीं है, ये वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा इस केस में? अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास जब आ जाएगा तो ये वेपर्स को जनरेट होने से रोकेगा। ये जो वेपर पहले ज़्यादा वेपर बन रहे थे वाटर के, अब वो वेपर हमारे पास कम जनरेट होंगे, ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे। तो उसको हम लोग अब जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम कैपिटल P बोलेंगे, कैपिटल P। कैपिटल P क्या है? दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20 टोर, 20 टोर आ गए। तो आपने एक चीज़ देखी है, ऑब्जर्व की
कि हमारे पास जो P नॉट है वो ग्रेटर देन हमारे पास P आ रहा है, ये जो कैपिटल P है वो लेस देन हमारे पास P नॉट आ रहा है। ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है। सही है। यही चीज़ हमारे पास कहलाते हैं राउल्ट्स लॉ। जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। ठीक है। अब इसकी मदद से हम एक डेरिवेशन करते हैं। इसी बात पर हम लोग जो है वो एक डेरिवेशन करते हैं कि सपोज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैपिटल A इज डिजॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट कैपिटल B. Mole fraction of solute is XA and mole fraction of solvent is XB. Vapor pressure of pure solvent is P naught and vapor pressure of solution is capital P according to Raoult law. अब Raoult law क्या कहता है? यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। Raoult law में क्या कहता है? We know that ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट XB। यही बात कर रहा है। चेक करें पहली लाइन जो मैंने लिखी डेरिवेशन की, यही बात है ना भाई। कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कैपिटल P हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो चीज़ कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पर हम P नॉट लगा देंगे, P नॉट XB। अब P नॉट क्या चीज़ है यहाँ पर? P नॉट आपको पता है ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। प्योर सॉल्वेंट को तो फिक्स ही रहेगा वाटर का जैसे। हाँ सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो चेंजिंग आती जाएगी। तो हमने यहाँ पर P नॉट को एज अ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया और ये हमारे पास यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया क्या? सबसे पहले तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। ये जो हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ कहते हैं। 3 फॉर्म इसकी होती है। ठीक है, 3 फॉर्म इसकी होती है। तीनों फॉर्म आपको देखनी है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म से तो न्यूमेरिकल आते हैं, थर्ड फॉर्म से आपका MCQs बनता है। तो तीनों फॉर्म में दिखाता हूँ। ये हमारे पास हो गया, पहला ड्राइव हो गया। अब देखें अब सेकंड फॉर्म कैसे निकालेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि XA और XB जब इनको प्लस किया जाता है तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। XA और XB क्या ये हमारे पास 1 के बराबर आते हैं? यकीनन 1 के बराबर आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम XB को निकाल लें तो XB बराबर हमारे पास किसके हो जाएगा? 1 माइनस XA के बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बना दें। ठीक है, तो इसके बाद लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो P बराबर हो जाएगा P नॉट 1 माइनस X इंटू है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की टर्म में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये P बराबर हो गया P नॉट, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये P नॉट माइनस P नॉट XA हो गया। अच्छा P को मैं इधर ले आता हूँ। एक काम ये करते हैं कि यस यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये P को इधर ले आता हूँ, P नॉट XA को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P बराबर हो गया P नॉट XA। सही है, चेक करें। इसको मैं यहाँ ले गया, इसको मैं इधर ले गया। अरेंज समझ में आया कैसे अरेंज सबको? ये फॉर्मूला इसके बाद अरेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी है, जो समझनी है कि ये जो हमारा P नॉट माइनस P है, इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूँ? डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू XA। अब डेल्टा P यहाँ पर क्यों करें? डेल्टा P मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पर P नॉट 23 था, बाद में 20 हो गया, तो 23 माइनस 23 टोर का चेंज आया, तो उसको हम कह सकते हैं डेल्टा P। जो चेंज आया मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में चेंजिंग आई है वो डेल्टा P है। सही है, तो यहाँ पर डेल्टा P किसे कहा जाता है? हेयर डेल्टा P इज कॉल्ड, डेल्टा P कहा जाता है किसको? इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये बताता है कितना कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद कितना वेपर प्रेशर लो हो रहा है, कम हो रहा है, यही बता रहे हैं ना, चेंज इन वेपर प्रेशर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बन गया दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये हमारे पास कहलाती, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की टर्म में होती है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ कहलाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा यहीं से अगर हम यहाँ इक्वल टू हटा दें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA लिख सकते हैं। चेक करें, अगर इक्वल टू और कांस्टेंट हटा दें तो यही बन जाएगा। इससे हमें एक और स्टेटमेंट राउल्ट लॉ की पता लग जा रही है, वो क्या? कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी कॉमन सेंस भी क्लियर हो रहा है इसके अंदर कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा लोवरिंग होगी ना वेपर प्रेशर की, उतना ही ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा, कम होगा। तो जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सिर्फ जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के रिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कैपिटल पी अलग चीज़ है और डेल्टा पी अलग चीज़ है। कैपिटल पी दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट भी बन रहा है और मैथमेटिकली भी बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैथ्स के भी गलत नहीं बोलेगा, जो कॉन्सेप्ट बोलेगा मैथ वही बोलेगा, अगर आपको मैथ आती है तो। अगर ना मैथ नहीं आती, अगर आपका कॉन्सेप्ट और मैथ मैच नहीं कर रहा है तो उसके मतलब आपको मैथ्स नहीं आ रही। साइंटिस्ट लोग हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को मैथ्स से मैच किया करते थे, तभी पता लगता था बात सही हो रही है कि नहीं। और मैथ्स अगर उसको प्रूव नहीं कर तो बात भी गलत है। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन सेंस में हमारी उतरती है कुदरत की तरफ से, वही चीज़ मैथमेटिक्स भी बता रही होती है, कॉमन सी बात। अब यहाँ पर एक ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ देखें कैसे करेंगे। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पी नॉट को अगर हम यहाँ नीचे लेकर आ जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये बराबर हमारे पास किसके हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है? मतलब इसको सिर्फ क्या किया, पी नॉट को हम यहाँ पे डिवाइड पर लेकर चले गए। जब डिवाइड पर लेकर चले गए तो ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर हो गया एक्स ए के। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है? अच्छा, ये जो हमने इसको बना दिया ना, ये हमारे पास बन गई। इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब इससे तो हमारे पास जैसे फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास आई है, ये जो फर्स्ट फॉर्म आई है, इससे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने बताया इससे भी हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सेकंड फॉर्म से। इससे हमारा एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं कॉलेज के पेपर्स वगैरह में आया हुआ है। तो ये अच्छा, ये पहले बात है क्या, ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है क्या? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब डेल्टा पी तो सिर्फ वेपर प्रेशर होता है, और चेंज इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, इसको नॉट ऊपर आएगा सॉरी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉट, मतलब कि पी नॉट के रिस्पेक्ट पे कितना वेपर प्रेशर में लोवरिंग आ रही है, तो ये रिलेटिव लोवरिंग कराएगी रिलेटेड टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ये एमसीक्यूज में पूछेगा, याद रखिएगा, इसको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और यहाँ एक और चीज़ पता लग गई हमें कि द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज किसके बराबर होता है, वो इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसी चीज़ को हम वर्डिंग में लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर तो आपका जैसे कि ये राउल्ट्स लॉ की डेरिवेशन यहाँ पर एंड हो जाती है, मतलब राउल्ट्स को ड्राइव करना है तो पूरा यहाँ से लेकर ये पूरे यहाँ तक डेरिवेशन इसकी आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब इसके दो न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं, तो वो दोनों न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर आ रहा है, न्यूमेरिकल भी साथ साथ देख लें कि ग्लूकोज इन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। ग्लूकोज जो है वो पानी के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन इतने मोल सॉल्यूट एंड इतने मोल ऑफ वाटर, इतने मोल ग्लूकोज है, इतने मोल वाटर है। डिटरमाइन द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी बताइए इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट का दे रहे हैं 17.5। सबसे पहले हम लोग डेटा बना देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया जा रहा है n मोल्स ऑफ ए, ये बराबर कितना हो गया हमारा 0.15 मोल्स के। मोल्स ऑफ उसके बाद वाटर दिया जा रहा है दैट इज 5.8 मोल। डिटरमाइन द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नहीं सॉरी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है, तो हमें क्या बताना है, डेल्टा पी बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जबकि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, मतलब पी नॉट जो आपको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 17.5 टोर। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है सवाल में, इतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया डेटा सबको क्लियर है? अब आते हैं उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन के साथ एक मसला ये है कि हमें बताना, चले हम लोग पहले देख लेते हैं कि लगेगा क्या। तो हमारे पास यूज़ करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आई थिंक डेल्टा पी ना सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ यूज़ होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे राउल्ट्स लॉ की, तो ये क्या कहता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए। अब ये मसला एक्स ए हमारे पास है ही नहीं, पी नॉट तो है, तो इक्वेशन 1 इसको हम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड
एक्स ए पहले मालूम होगा, और हमें पे थोड़ी देर पहले हमने सीखा एक्स से बराबर कैसे होता है NA अपॉन NA प्लस NB। तो एक्स ए हमारे पास किसके बराबर आ गया, NA इज 0.15 अपॉन 0.15 प्लस 5.8। एक्स ए कितना आ गया भाई, कितना आ गया एक्स से 0.025। अब पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे तो डेल्टा पी हमारे पास आ जाएगा 17.5 मल्टीप्लाई 0.025। डेल्टा पी कितना आ गया हमारे पास 0.437 ये टोर में ही हमारे पास आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब जब आप इसमें पानी में ग्लूकोज को डाला जाएगा तो इतने टोर की उसके अंदर जो है वेपर प्रेशर की चेंजिंग या लोवरिंग आएगी, इतना मतलब कम कर देगा सॉल्यूट उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत आसान न्यूमेरिकल। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, दूसरा न्यूमेरिकल, 2 ही न्यूमेरिकल है बुक में इसके, तो ये भी काफ़ी आसान ही वैसा ही है। इसमें फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड कैपिटल बी, प्योर लिक्विड कैपिटल बी है, उसका वेपर प्रेशर 37 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। मतलब प्योर लिक्विड का बता रहे हैं तो पी नॉट हमारे पास यहाँ पर दे रहे हैं, दैट इज 37 mm ऑफ Hg, मतलब वही होता है टोर को ही कहते हैं ना, पढ़ा हम लोगों ने चैप्टर 4 में। इट इज मिक्सड इनटू अनदर लिक्विड कैपिटल ए टू मेक अ सॉल्यूशन। इसको एक और लिक्विड कैपिटल ए में डालकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन तैयार कर दे रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। ठीक है अब वो एक सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो तैयार हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो बी को ए में डाल, मतलब 2 लिक्विड को डाला जा रहा है, सॉलिड नहीं डालने। अब लिक्विड है, जाहिर सी बात है हमारे पास नॉन वोलेटाइल होगा तभी उसमें डाला जा रही है, सॉल्यूट है। द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 33 mm ऑफ Hg। अब जाहिर सी बात जब सॉल्यूशन बन गया तो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया हमारा वेपर प्रेशर, वो 33 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल बी, मतलब मोल फ्रैक्शन इस बार कैपिटल बी का बता दें, मतलब कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है इसका मोल फ्रैक्शन आप बता दें। समझ में आ गई बात सबको। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे उसके अंदर कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू कौन से फॉर्म, यस फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म हमसे क्या कहता है, ये कहता है हमसे कि भाई क्या चीज़ है, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, एक्स बी निकालना है तो एक्स बी बराबर किसके हो गया हमारे पास, P अपॉन पी नॉट के बराबर हो गया ये हमारे पास। तो P हमारे पास हो गया दैट इज 33 अपॉन 37। तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बताओ कितना आ गया 0.89। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा समझ में आ रही बात यहाँ तक। अच्छा इसी से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड एक और एक चीज़ है, वो भी बता दो, वो भी एमसीक्यूज के लिहाज से ही है। तो आपको याद आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात आपको पता करनी है कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ जगह है, यहाँ मैं बता देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपके एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सॉल्यूशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, तो सेम उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड, या विच बस सिंपल द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो जो ये राउल्ट्स लॉ है ना बेटा, कुछ हमारे पास सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ सॉल्यूशन हमारे पास राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो वो तमाम सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो द मॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between solute and solvent is similar in ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं।
एग्जैक्टली सेम, मतलब अगर सॉल्यूट में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज है तो सॉल्वेंट में भी लंडन डिस्पर्जन फोर्स होना चाहिए। अगर सॉल्यूट में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है तो सॉल्वेंट में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर सॉल्यूट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तब जाकर क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। फिर राउल्ट्स लॉ फॉलो भी होता है, वो भी होता है। अब सम आइडियल सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो। अब कुछ आइडियल सॉल्यूशन नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काफ़ी सारी लिखूंगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है याद रखने की। अब ट्रिक याद रखने की क्या है, देखो एक तो है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो जाहिर सी बात है स्टूडेंट नहीं समझ पाता, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, किसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स नहीं जानते। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर नाम सिमिलर है, नाम मिलते जुलते अगर हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। और नाम अगर मिलता जुलता नहीं है, सिमिलर नहीं है, प्रीफिक्स सफिक्स से डिसिमिलर आ रहा है, तो फिर वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। अब मैं आपको कुछ आइडियल सॉल्यूशन दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे कि देखो हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये मिलता जुलता नाम है, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह से गैसोलीन एंड कैरोसिन, ये मिलता जुलता नाम है, गैसोलीन कैरोसिन, एक पेट्रोल होता है और एक मिट्टी तेल है, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल इसी तरह से आप और कंपाउंड्स देख लें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मिथानॉल एंड इथानॉल, मिलता जुलता है मिथानॉल इथानॉल, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। एक और देख ले, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये भी बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन। एक और देख लें, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये भी मिलते जुलता नाम है, ये सारे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं वाटर एंड बेंजीन, तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? नहीं। देखो मुझे इतना भी पता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कभी भी ये डिसॉल्व भी नहीं होगा आपस में, इनविजिबल पेयर है, नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं लाइक एसीटोन एंड इथानॉल, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? नाम अलग अलग है ना, एसीटोन इथानॉल, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं फिनॉल एंड बेंजीन, तो क्या आइडियल सॉल्यूशन है? नहीं है, ठीक है। तो भाई नेम मिलते जुलते हमारे पास जो आएंगे ना, तो भैया हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई सबको? बस लिख लें, खत्म। कर रहे थे सॉल्यूशन एंड कोलॉइड, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेशन के बात कर रहे थे, और कंसंट्रेशन को न्यूमेरिकल में हम लोगों ने जो है वो मोलैरिटी, मतलब एक परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, दूसरा हमारे पास था मोलैरिटी, तीसरा हमारे पास था मोलैलिटी। मोलैलिटी का के हमारे पास हमने जो है वो 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, मोलैलिटी का तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास बाकी था, वो थर्ड न्यूमेरिकल ये रहा हमारे पास। इसमें एक क्वेश्चन के साथ हमने उसको लीव कर दिया था, कन्फ्यूजन के साथ, तो दोबारा फाइनली हम उस कन्फ्यूजन के साथ मौजूद हैं और क्लास स्टार्ट हो रही है। ये रहा क्वेश्चन 3, बुक में आपके मौजूद होगा ये, कि ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज अ 60% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, डिटरमाइन मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज होता है, ये 60% वेट बाय वेट सॉल्यूशन होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। डिटरमाइन करें, मालूम करें 2 चीज़ें, एक मोलैलिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो बात आ रही थी ना, जिसके लिए पीछे इशू था, वो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर आंसर ये मौजूद है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन 3, ठीक है। तो ये मोलैलिटी का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि मोलैलिटी नहीं, सॉरी, मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी तो कंप्लीट हो गया था, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है। मोलैलिटी तो हमने एक ही न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल था, मोलैलिटी कर लिया था, ये मोल फ्रैक्शन का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। कह रहे हैं कि 60% एक्वस सोल्यूशन है, किसका भाई? इथाइलिन ग्लाइकोल का। एक एंटीफ्रीज है जो गाड़ियों में डलता है रेडिएटर के अंदर, उसकी मोलैलिटी बताइए, मोल फ्रैक्शन बताइए। अभी जो 60% से क्या बात हमें पता लगती है, पिछले हफ्ते बताया था मैंने आपको, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब पता लगता है। क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन है तो सॉल्यूशन हमारे पास ओवरऑल 100 ग्राम हो गया, जो परसेंटेज गिवन है वो हमारे पास सॉल्यूट है,
सॉल्वेंट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 100 में से आप 60 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 40 ग्राम आ गया। अब जो इशू ये फेस कर रहे थे हम कि सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, ये इशू फेस कर रहे थे, कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में क्लियर हो गई थी। देखो अब जब हम इसमें रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा कम हो और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा हो, इसका उलट भी हो सकता है, सॉल्यूट कम भी हो सकता है, सॉल्वेंट ज़्यादा भी हो सकता है। असल चीज़ जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, जो चीज़ हल हो रही होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं और जिस चीज़ की अंदर हल हो रही होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास ज़्यादा और कम हो। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर, जो पानी है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी को हमेशा सॉल्वेंट लिया जाता है, पानी को कभी भी सॉल्यूट नहीं लेते हम कभी, अगरचे पानी कम ही क्यों ना हो लेकिन वो सॉल्वेंट है। भले इसमें सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व है लेकिन पानी ही हमारे पास जो उसके अंदर है सॉल्वेंट कहलाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट अभी हम उसको कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 60 ग्राम है ये सॉल्यूट है और 40 ग्राम जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। इसको सॉल्यूट नहीं बनाना है वरना आंसर गलत हो जाएगा आपका। बस समझ में आ गया। इसी के साथ हमने क्लास सेंड कर दी थी कि गलत पढ़ने से बेहतर है कि इंसान पढ़े ही नहीं, अगली क्लास में पढ़ ले, ठीक है। तो मैंने सर्च किया, रिसर्च किया और मुझे पता लगा यार यही सही है, ठीक है। तो 1 हफ्ता लगा रिसर्च करने में। बाकी आते हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले मोलैलिटी बतानी है। मोलैलिटी किसके बराबर होता है? मोलैलिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही है मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 60 ग्राम, 1000 कांस्टेंट, मोलर मास सॉल्यूट का चूँकि हमारे पास गिवन क्या है, इथाइल ग्लाइकोल, इसका फार्मूला क्या है, C2H6O2 है ना भाई, C2H6O2। ये हो गया 24, ये 6 हो गया, ये 32 हो गया। जब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 62 AMU या ग्राम पर मोल क्या आ गया, इसका मोलर मास 62 लगा दिया, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 40 है, पूरे को सॉल्व किया 24.19 मोलर आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, ये आंसर सॉल्व हुआ। ठीक, गर्ल्स में करा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो मिटाया नहीं मैंने, मेहनत लगती, ठीक है, तो मसला तो नहीं है। वही आप भी कैलकुलेट करते ये आंसर आएगा, आपके बार करके चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, मसला नहीं है, ठीक है। बी सेकंड में आते हैं। दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन बोला सिर्फ सॉल्यूट का बताओ, मतलब इथाइल ग्लाइकोल का बताओ, सॉल्यूट का बताओ, एक्स से बताओ। तो एक्स एक बराबर किसके होता है हमारे पास, Na/Na प्लस NB के, लेकिन ना Na है ना NB है, पहले Na/NB मालूम कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ए बराबर किसके हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो मास ऑफ ये रहा, मोलर मास ऑफ ए ये रहा, आ गया 0.96। मोल्स ऑफ बी बराबर किसके होगा, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ बी 40, मोलर मास ऑफ बी 18, डिवाइड किया 2.22। Na आ गया, NB आ गया, फॉर्मूले में पुट किया मोल फ्रैक्शन की, एक्स अपॉन इक्वल टू Na/Na प्लस NB, तो ये हमारे पास 0.301 हमारे पास इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। मेन कहानी क्या थी, बस ये 60% कर चुकी थी, वो हमें पता होना चाहिए, बाकी ये सब हमें आता है ऑलरेडी। तो मसला क्लियर है। सॉल्वेंट का नहीं बोला मोल फ्रैक्शन बताने, तो नहीं बताया, बोलता तो एक्स भी बताया, अब जब बोला नहीं तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मसला तो नहीं है, क्लियर हो गया, सेट है, आसान है। कुछ पूछना है किसी को, आसान है ना भाई, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास कंसंट्रेशन की आ रहा है, हमारे पास है दैट इज ppm, ppb, ppt, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये लास्ट है। अभी एक न्यू चीज़ है ये आपके लिए। पहली बात तो इसकी यूनिट कोई नहीं होती, मतलब जैसे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। जब दो सेम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया जाता है तो यूनिट आपको पता है कैंसिल आउट हो जाती है। इसमें दो सेम क्वांटिटीज़ डिवाइड हो जाएंगी आपस में परसेंटेज की तरह, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कोई यूनिट इसकी नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, डायरेक्ट यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब सॉल्यूट की मिकदार बहुत थोड़ी या बहुत कम होती है। अब जैसे देखो मिसाल के तौर पर, जब हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, अब पानी के अंदर, पानी तो H2O होता है, लेकिन पानी के अंदर H2O के अलावा और भी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, खासतौर पर जैसे टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स है वो भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं, बड़े बहुत थोड़ी सी मिकदार में होते हैं, जहरीले मवाद के केमिकल्स होते हैं, बहुत थोड़ी सी मिकदार में होते हैं, आपकी बॉडी के उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ाना हम वो पानी पीते हैं जिसमें जहर मौजूद है थोड़ा सा, लेकिन वो जहर इस तादाद में है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस जहर की वो तादाद जो उसके अंदर मौजूद है उसको हम इसमें बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक गिलास पानी के अंदर 5 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो जहर मौजूद है। 5 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल जहर का है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अगर यही, लेकिन अगर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो डेंजरस हो सकता है। तो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, या आइंस है, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, जो भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, तो उसको हम लोग इस यूनिट में बताते हैं। या फॉरेंसिक्स जब हम करते हैं CID में, डिफरेंट तरह के फॉरेंसिक्स की जाती है,
तो फॉरेंसिक करते हुए ब्लड सैंपल वगैरह जो हम चेक करते हैं तो उसमें भी हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर बताते हैं कि क्या चीज़ें मौजूद है, ताकि जो क्रिमिनल है, जो मुजरिम है, उसको पकड़ा जा सके। ये पूरी फॉरेंसिक साइंस इसके पीछे हमारे पास है। तो ये बड़ी कंप्लीट साइंस होती है। देखा होगा आपने CID, हर तरह की डिटेक्टिव स्टोरी में एक साइंटिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, जो ये काम करेगा, ठीक है। तो उसको ये सब पता होता है ऑलरेडी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, 3 तरह के हमारे पास है पार्ट्स। अच्छा देखो, जैसे देखो हम लोग मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन को 1 सपोज कर लेते हैं, परसेंटेज में ओवरऑल सॉल्यूशन को 100 सपोज कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में ओवरऑल सॉल्यूशन को 1 मिलियन सपोज कर लेते हैं हम लोग कि 1 मिलियन अगर मॉलिक्यूल अगर है सॉल्यूशन का, तो उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट्स मौजूद है, मतलब ओवरऑल 1 पार्ट्स पर मिलियन में ओवरऑल सॉल्यूशन को 1 बिलियन सपोज कर लेते हैं। इसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन में ओवरऑल सॉल्यूशन को हम लोग 1 ट्रिलियन, 1 खरब तक सपोज कर लेते हैं कि 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो बहुत ही थोड़े से होंगे, जाहिर सी बात 1 ट्रिलियन सपोज किया जा रहा है, कितनी छोटी वैल्यू हमारे पास मतलब होगी उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखो, पार्ट्स पर ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, सेम परसेंटेज वाला हिसाब है। परसेंटेज में क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। क्योंकि ओवरऑल 100 ले रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल मिलियन ले रहे हैं, तो मिलियन से बिलियन से ट्रिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, दिस इज कॉल्ड 1 बिलियन। 1 के बाद 6 जीरो आ जाते हैं, 1 बिलियन या 10 लाख रुपये कहलाता है, ये 10 lakhs, ठीक है। तो ये 1 बिलियन हो गया। 10 की पावर 9 कितना होता है, आप सब जानते हैं, 1 बिलियन होता है। 10 की पावर 9 1 बिलियन, और 10 की पावर 12 हमारे पास कितना होता है, 1 ट्रिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का फॉर्मूला हमारे पास सेम निकलता है, सिर्फ क्या होता है, पावर चेंज होता है। मास मतलब नोमिनेटर और डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सिर्फ फर्क सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है तो मसला। अब ये तो थ्योरी हो गई, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी, इसके बस ये 2 न्यूमेरिकल है, बस वो करना है, डेफिनेशन कुछ नहीं आती इसकी, बहुत नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन 1 हमारे पास पहला सवाल ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, इन द एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.34 एक्सपोनेंट -3 मिलीग्राम मैग्नीशियम आइंस। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत आसान, पानी का सैंपल एनालाइज किया गया, कोई भी नेस्ले प्योर लाइफ या एक्वाफिना कोई कंपनी है जो मिनरल वाटर बना रही है, वहाँ पानी के एक सैंपल को एनालाइज किया गया है। उसमें क्या देखा गया, इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी के अंदर इतने मिलीग्राम मैग्नीशियम आइंस के मौजूद है, बहुत कम है, देख लो मिलीग्राम इतने मौजूद है मैग्नीशियम आइंस के। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस इन पार्ट्स पर मिलियन। आप पार्ट्स पर मिलियन में तो बताइए कि मैग्नीशियम आइन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर उस 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितनी है। ppm बोल दिया, मतलब पार्ट्स पर मिलियन बोल दिया, क्लियर। तो बिलियन ट्रिलियन नहीं बताना है, बस बिलियन, ऊपर पहला फॉर्मूला यूज होगा। डेटा देखें, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन बना गया पार्ट्स पर मिलियन का, डेटा बनेगा सबसे पहले। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया, 6.34 एक्सपोनेंट -3 मिलीग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 1 ग्राम। बताना क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब एक मसला है सवाल में, यूनिट्स का मसला है, ये मिलीग्राम में, ये ग्राम में, या तो दोनों ग्राम में हो जाए या दोनों मिलीग्राम में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राम बना लेते ऊपर वाले को। 10 की पावर -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम बन जाएगा, मिलीग्राम को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ग्राम बन जाएगा ना भाई। तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना हो गया। ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगा, -6 हो गया। ग्राम में कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला, कोई बड़ी बात नहीं। तो मसला हो गया, समझ में आगे बात, ग्राम बन गया, दोनों ग्राम बन गया। फॉर्मूला लगा दिया, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो गए, नीचे 1 से डिवाइड हो तो सेम आ गया, 6 बिना कैलकुलेटर के आंसर आ जाएगा ये 6.34। ये पार्ट्स यूनिट नहीं होती तो ये आंसर हो गया। मतलब अगर 10 लाख मॉलिक्यूल लेंगे पानी के तो 6.34 मॉलिक्यूल उसमें किसके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आइंस के आएंगे। वो तो बहुत कम मैग्नीशियम आयन होता है, ऐसा नहीं कि आधा मैग्नीशियम आयन ही भरा होता है पानी के अंदर, चुटकी बराबर, ये एकदम जर्रे बराबर, बहुत थोड़ा सा मैग्नीशियम आयन होता है। या प्योर, अगर आप वाटर में लेंगे ना मिनरल वाटर की प्योर लाइफ वगैरह या एक्वाफिना, पीछे देखना लिखा हुआ होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन में मैग्नीशियम आइंस लिखा होता है, कैल्शियम आइंस लिखा होता है, जो बहुत थोड़ा सा डालते हैं, उतना थोड़ा सा मेरे बॉडी के लिए बहुत होता है, मिनरल्स होता है। बात समझ में आ गई, तो मसला क्लियर है, नहीं समझ में आई बात। 6.34 ग्राम में नहीं आएगा आंसर, ग्राम में नहीं आएगा, पार्ट्स पर मिलियन में आएगा। मतलब 1 ग्राम में 6.34 ग्राम मैग्नीशियम कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस के खिलाफ बात है। पानी ही 1 ग्राम ले रहे उसमें 6.34 ग्राम कैसे आ जाएगा। ओवरऑल 1 मिलियन सपोज करते हुए इतना है, अगर 10 लाख मॉलिक्यूल है पानी का तो उसमें 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है मैग्नीशियम के, ग्राम नहीं है, ग्राम तो बहुत हो जाएगा। हाँ इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर अनस की बात को देखा जाए कि भाई 10 लाख
ग्राम अगर पानी है तो 6 ग्राम, ये उस तरह से कह सकते हैं। लेकिन 10 लाख ग्राम पानी भी लेना पड़ेगा फिर, ऐसा नहीं कि उसको 1 ग्राम समझ के इसको कर लो। तो वो किसी भी तरह आप समझ सकते हैं यूनिट्स के लिहाज से, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 भी बड़ा आसान है। क्या करें, 1 किलोग्राम ऑफ रॉक स्टोन कंटेन, दैट इज कंटेन 0.005 मिलीग्राम गोल्ड। 1 किलोग्राम रॉक स्टोन है, पत्थर है जो पहाड़ से निकाला हमने किसी, 1 किलोग्राम पत्थर के अंदर 0.005 मिलीग्राम गोल्ड का सोने का मौजूद है। तो गोल्ड आपको पता है, गोल्ड के पहाड़ होते हैं, पत्थरों से निकलता है, रिफाइन किया जाता है। तो किसी सोने के पहाड़ से हमने एक पत्थर निकाला 1 किलोग्राम का, सोने का पहाड़ होता है पूरा, लेकिन पूरा सोने का नहीं बना होता वो पहाड़, पूरा सोने का नहीं बना होता है वो पहाड़, पत्थर का ही पहाड़ होता है। उसके अंदर जर्रात होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी जतन होती है उसको निकालने में, तभी गोल्ड बहुत महंगा है। वरना इतना पहाड़ तो आराम से तो पत्थर जैसे सस्ता भी है तो दुनिया में, सिंपल सी बात है। तो 1 किलोग्राम रॉक स्टोन में क्या है, 0.005 मिलीग्राम गोल्ड का मौजूद है। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन ppm एंड ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, दोनों में बताना है। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पानी नहीं है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ज़्यादा कम के हिसाब से कर लेते हैं। ये ज़्यादा है, ये सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये कम है, ये सॉल्यूट ले लेते हैं। क्योंकि पानी नहीं है तो यहाँ पर, तो फिर जो कम ज़्यादा वाला हिसाब ही हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया क्वेश्चन 2 में, 0.005 मिलीग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, जो रॉक स्टोन है वो 1 किलोग्राम। पार्ट्स पर मिलियन बताना है, ए, बी क्या बताना है, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये आपका काम है, आराम से इसको कर सकते हैं। तरीका क्या है भाई, सबसे पहले डेटा बना ले, मसला एक है, ये मिलीग्राम में, ये किलोग्राम में, यूनिट सेम करना है, या दोनों को मिलीग्राम बना दे, या दोनों को किलोग्राम बना दे, या दोनों को ग्राम बना दे। मैंने दोनों को ग्राम बना दिया। आप देखिए कैसे, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम बन जाएगा, और इसको 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी ग्राम बन जाएगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इतनी मैथ्स, इतनी फिजिक्स आती है आपको। ये कि यहाँ पर हमारे पास ग्राम बन गया, ये मिलीग्राम, ये डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हैं। मैथ्स के बच्चों को पावर पढ़ना आना चाहिए, पावर में पता होना चाहिए क्या चीज़ को मसला। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार ये फॉर्मूला लगेगा पार्ट्स पर बिलियन का, एक बार पार्ट्स पर ट्रिलियन का लगेगा, आंसर आ जाएगा। ले आओगे खुद ही आंसर। नहीं समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, गर्ल्स को भी नहीं कराया था, आप खुद कर लोगे तो हो जाएगा। ये जगह चूँकि बोर्ड पे तो हमारे पास है नहीं, कर लोगे ना ये, बस ये कर लो।